चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा था। याद है वो बातें जो हमने करी कल? याद है ना सबको? सबसे पहली बात हमने करी थी विकास के दो एस्पेक्ट, वंशानुक्रम और वातावरण। कौन सा महत्वपूर्ण? दोनों में रिश्ता कैसा? गुणा वाला, अंतरक्रियात्मक इंटरेक्शन होता है दोनों में। दूसरी बात हमने करी थी विकास पदानुक्रमिक प्रक्रिया है, जिसके बहुत से नाम थे। हायरार्किक बोलें, ऑर्डरली बोलें, सीक्वेंशियल बोलें, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया बोलें, बातें की थी। उसके बाद हमने देखा कि साहब विकास के नियम बोलें, रास्ता बोलें, दिशा बोलें, दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखे। एक तो सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है और एक अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ। तो सिर से पैरों की तरफ जाता है उसको क्या बोलेंगे? सिफेलोकोडल। कौन सा कोडल? सिफेलोकोडल। और दूसरे को प्रोक्सिमोडिस्टल। एग्जाम्पल्स आपको बताया जो परीक्षा में आए थे। एक बालक की उंगलियों का विकास सबसे अंत में होता है, ये क्या था? प्रोक्सिमोडिस्टल। ये क्या था? प्रोक्सिमोडिस्टल। और शेष अवस्था में सबसे तेज गति से किसका विकास? पैरों का। यह है परीक्षा में, तुम तो सिर का ही करोगे। नो, तीव्र बोला था मैंने, रिकॉर्डिंग पढ़ी है। नहीं, फिर भी तुम सिर का बताते, क्योंकि जिसने ये सवाल परीक्षा में आया था उसको नहीं देखा। तो हर कोई सिफेलोकोडल का मतलब सबसे पहले सिर का होता है। तो यहां पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि साहब शेष अवस्था तक एक स्टेज पार हो चुकी है गर्भावस्था वाली, तो सिर का तो वहां हो गया, इसलिए हर कोई सिर का ही करके आता है ना? ओके, फिर कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ। एक खास बात, विकास विशिष्ट से सामान्य होता है कि सामान्य से विशिष्ट? सामान्य से विशिष्ट। और ये अभी प्रश्न आया था 2-3-4 दिन पहले। ओके, इतनी बातें हुई। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। और भी कुछ था क्या? यस, पीसीएस ही तो बहुत खास था ही था। पीसीएस विकास के मेनली कितने डोमेन? 4 डोमेन। चारों के लिए 4 लेटर, पी सी एस ई। पी से क्या बना? फिजिकल, नॉट साइकोलॉजिकल। पी से क्या बना? अरे वाह, सॉरी। पी से क्या बना? फिजिकल। क्या बना? फिजिकल। सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल और ई से इमोशनल। ध्यान रखना था हमको कि गामक विकास 2 प्रकार के, एक तो ग्रोस मोटर स्किल्स, दूसरे फाइन मोटर स्किल्स। एग्जांपल्स बता सकते हैं आप आराम से। और फिर कॉग्निटिव में बहुत सी बातें थी, जिनके अलावा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी था। तो परीक्षा में पूछ लें भाषाई विकास किसका भाग है, तो क्या करेंगे? कॉग्निटिव करेंगे। और नैतिक विकास को किससे संबद्ध करेंगे? ओके, अब चलते हैं आगे। कुछ और बातें हैं? इसको लगा लूं क्या मैं? चलिए, विकास कब से शुरू होता है? जन्म से या जन्म से पहले से? पहले से। तो ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। यस, वेलकम, जल्दी आओ। लिखिए विकास जन्म पूर्व, सूट नहीं करता। विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। मैं आपको बता दूं, कभी भी अचानक विज्ञप्ति आ सकती है, कभी भी अचानक आएगी, पर संभलने का मौका मिलेगा, क्योंकि परीक्षा होगी 2024 में। ये सरकार वांट्स निकालने के बाद फिर चुनाव के बाद परीक्षा होगी। तो हाँ, फर्स्ट ईयर में हो गया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो फॉर्म भरो फिर, क्योंकि उसमें तब तक परीक्षाएं होंगी, फिर रिजल्ट आएंगे, है ना? और वैसे भी आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हुई, है ना? तो सिलेबस तो लगभग सेम चलेंगे अपने, तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो क्या लिखा? विकास कब होता है? जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो कभी ऐसा प्रश्न आए परीक्षा में कि विकास की गति या दर, ध्यान से सुनना, आया हुआ है, विकास की गति या दर या स्पीड सर्वाधिक होती है। 4 ऑप्शन सुनिए।
चार ऑप्शंस में पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है युवावस्था। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे शैशवावस्था। हालांकि इस प्रश्न में भी बोनस मिला है, क्योंकि शैशवावस्था और किशोरावस्था में सेम होता है। क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, लेकिन फिर भी अगर चार में से हम किसी के साथ जाएं, समझने के लिए ध्यान रखना, आपको करना है शैशवावस्था। क्या करना है? जीवन के आरंभिक 2 वर्षों में विकास की दर सर्वाधिक होती है, लेकिन प्यूबरिटी के बाद अगले 2 साल में भी बहुत तीव्र होता है। लेकिन अगर ऐसा पूछ लें, विकास की गति या दर सर्वाधिक होती है, 4 ऑप्शंस, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, जन्म पूर्व अवस्था। इस बार ऑप्शन में जन्म पूर्व अवस्था और शैशवावस्था दोनों है, तो बोलिए यस, हम करेंगे जन्म पूर्व अवस्था। इसका मतलब जन्म से पहले विकास की जो स्पीड है, जो दर है, वो बाद वाली किसी भी अवस्था से क्या होती है? ज्यादा होती है। और बाद वाली अवस्थाओं में तुलना करें तो हम शैशवावस्था को ही मान लेंगे। ऐसा प्रश्न एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसमें किशोरावस्था ऑप्शन नहीं होगा। वो बात क्या है मैं बताऊंगा इसके बाद। लेकिन एक और बात, शैशवावस्था में माफ करें, जन्म पूर्व अवस्था में दरअसल विकास की 3 स्टेजेस बताई गई हैं और उनके बारे में प्रश्न आता है। तो यहां पे आप नोट करके लिखें, नोट, जन्म पूर्व अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। जन्म पूर्व अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हिंदी में नाम बदल सकता है, डिंबावस्था आ सकता है, बीजावस्था आ सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला जरूर ध्यान रखना है, जर्मिनल स्टेज बोलते हैं, जर्मिनल। दूसरी भ्रूणावस्था, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक। ये इंग्लिश वाले नाम भी जरूर ध्यान रखने आपको, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न बहुत आए हैं। और तीसरी है फिर गर्भावस्था, या इसको प्रसव पूर्व अवस्था भी बोल सकते हैं, हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिटस या फिटल, बोथ आर करेक्ट। तो सबसे पहले जब गर्भधारण होता है, कंसेप्शन होता है, वहां से लेके, तो गर्भधारण से लेके, कंसेप्शन से लेके, बोलिए कितने दिन? यस, 2 वीक्स, बस 2 सप्ताह, 2 सप्ताह, 40 डेज, 14 डेज, माफ करें, 2 सप्ताह, याद रहेगा 2 सप्ताह। और ये होगा 2 से 8 सप्ताह। ये आंकड़े जो हैं हमने अपनी बुक में हिंदी ग्रंथ अकादमी में दिए हैं, और यही आंकड़े आरपीएससी मानेगी। 2 से 8 सप्ताह, यहां पे और करके 2 माह भी लिख सकते हैं। 2 सप्ताह, 2 वीक से लेके से 2 माह। और तीसरे में क्या करेंगे आप? 2 माह से कर दें या 8 वीक्स भी कर सकते हैं। 2 माह से 40 सप्ताह या 8 सप्ताह, माफ, माह के बजाय सप्ताह कर दें आप, 8 वीक्स, 8 सप्ताह, सप्ताह ऐसे लिखा जाएगा, 8 सप्ताह से 40 सप्ताह। वीक्स लिखता तो ठीक रहता है ना, मैं फंस गया सप्ताह में, फिर भी। या फिर और 280 डेज, 280 दिन परीक्षा में पूछा गया, पता है आपको? 40 वीक्स परीक्षा में पूछा गया, पता है आपको? ये सारी फिगर्स आई हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फिटस। तो क्या विकास जन्म पूर्व अवस्था में होता है? हम बोलेंगे यस, होता है। और होता ही नहीं, सबसे तेज है। और इसकी भी 3 उप अवस्थाएं हैं, सब स्टेजेस हैं। सबसे पहले इंग्लिश में पहली अवस्था का नाम बोलिए, जर्मिनल स्टेज, दूसरी एम्ब्रियोनिक स्टेज, तीसरी फीटस। समय बोलिए जर्मिनल का अप टू 2 वीक्स, एम्ब्रियोनिक का 2 से 8 वीक्स, और लास्ट वाली का 40 वीक्स। 40 वीक्स वैसे कोई ज्यादा वो नहीं है, आप समझते भी हो इसको। फिर भी ये फिगर एग्जैक्ट कई बार हो सकता है, 280 दिन, 290 दिन, ऐसा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक और बात, सीटेट में प्रश्न आया था कि इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है, ऐसा प्रश्न आया था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐसे पूछा गया था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है?
जवाब है, अपन बोलेंगे सब तीनों है, लेकिन उसमें जो पूछा गया था, जो आंसर था वो दूसरा माना था और उसके लिए लॉजिक दिया था। फिर एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था कि साहब जिसमें 3 परतों में हमारी बॉडी बनती है वो कौन सी अवस्था है? वो एम्ब्रियोनिक। लिखो नीचे इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैंने नोट लिखा है, आप इंपॉर्टेंट लिखिए, इंपॉर्टेंट। भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें जिसमें हमारा शरीर 3 स्तरों या 3 परतों में बनता है, परतों में बनता है। यह सवाल आया है परीक्षा। हिंदी में कोई भी नाम हो सकता है, बहिस्तर, ठीक है, या बही परत या बाह्य परत, लेकिन इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाला नाम है, इसलिए इंग्लिश वाला लिखना है। सबसे पहले एक्टोडर्म ऐसे लिख लो आप, एक्टोडर्म। 2 नंबर पे एंडोडर्म, और थर्ड वन, सॉरी बीच वाला मीसोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, मीजो मीसो एक ही बात है, और एंडोडर्म। इनके बारे में प्रश्न है परीक्षा में, सोच सकते हैं आप। एक तो ईसीटी होगा, ओके, तो ये 2 बातें बड़ी खास हैं, जर्मिनल एम्ब्रियोनिक और फिटस भी आपको ध्यान रखना है, और एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म भी आपको ध्यान रखना है। इवन आप में साइंस के बच्चे होंगे तो वो, आप प्रशांत साइंस के हो, ओके, बायोलॉजी में वैसे आप समझते हो। आपको याद है हम साइकोलॉजी में बाद में पर्सनैलिटी पढ़ेंगे तो एक विद्वान हुए जिन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, इसी आधार पे कौन है वो? शेल्डन, शाबाश। शेल्डन ने बुक लिखी थी एटलस ऑफ मैन, उसमें उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। आयताकार, गोलाकार, वृत्ताकार बताया ना, वो यहीं से लिया है उन्होंने। तो ये, अब इनमें भी क्या और आप डिटेल में जाना चाहो तो एक्टोडर्म चूंकि बहिस्तर है, बाह्य परत है, इसलिए इसमें अपने बाल, नाखून, इवन स्किन की आउटर लेयर ये बनती है, ठीक है। मीजोडर्म में मांसपेशियां बनती हैं, इनर लेयर बनती है, बोन्स बनती हैं। एंडोडर्म में इंटरनल ऑर्गन्स मोस्टली इसमें बनते हैं, जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम हो गया, ओके। इतना डीपली साइकोलॉजी में नहीं पूछेंगे, फिर भी ये 2 बातें आप याद रखोगे। बोलिए, तो तीनों स्टेज में महत्वपूर्ण मानेंगे कौन सी को? एम्ब्रियोनिक को। किसको मानेंगे? एम्ब्रियोनिक को, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रूणावस्था। किसको? भ्रूणावस्था को महत्वपूर्ण मानेंगे। और भ्रूणावस्था के 3 डर्म कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा एंडोडर्म। शाबाश। तो आज की पहली बात क्लियर सबको? विकास जन्म के बाद ही नहीं बल्कि जन्म से पहले भी होता है साहब, ओके। दूसरी बात, अगली विशेषता, और इसमें आप लिखें, देखो हिंदी में कुछ शब्द आते हैं जो परीक्षा में कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे एक शब्द आता है परवर्ती विकास, आप जानते हैं परवर्ती विकास किसको बोलते हैं? यस, लिखो आरंभिक विकास। हम आपसे बात कर चुके हैं, आप बहुत चीजों को आराम से खोल के समझ भी रहे हो, तो आप आराम से इसको बता भी सकते हो। एक तो आरंभिक विकास होता है, एक बाद वाला होता है। बोलिए, पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बाद वाला? ओके, तो आरंभिक विकास, परवर्ती विकास, यो के यो सारी बातें अभी हमने जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये 15-20 बातें हैं, तो सब के सब बार बार रिपीट हुए परीक्षा में। तो आरंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। आरंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। आरंभिक विकास परवर्ती विकास से
अधिक महत्वपूर्ण है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। क्रिटिकल ज्यादा है अर्ली कंपेयर टू लेटर, यानी आरंभिक विकास बाद वाले विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था का समय बहुत काम का है, आपको पता है ना। गर्भावस्था में प्रेग्नेंट लेडी को अक्सर ये कहते हैं, आपने सुना होगा, कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी पिक्चर देखो, अच्छे सीरियल देखो, एथिक्स पढ़ो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, न्यूट्रिशंस लो। हाँ, इसलिए बेडरूम में कृष्ण भगवान की बचपन की फोटो लगा लो, उसको देखा करो। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा होता है, साइकोलॉजी भी मानती है कि उस समय जो एनवायरनमेंट होता है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट उस बच्चे पे होता है जो गर्भ में पल रहा है। इसलिए स्पेशली सबको ध्यान रखना है। कई बार तो ऐसे भी देखेंगे कि साहब गर्भावस्था में उन्होंने जिनका चेहरा बहुत ज्यादा देखा, वो उनकी शक्ल सूरत वैसी रिजेंबल्स हो गई, सब लोगों ने कहा ये तो कमाल हो गया, लेकिन संस्कार निश्चित रूप से ऐसे होते हैं। तो गर्भावस्था का टाइम बहुत, उसके बाद शेषावस्था, जन्म लेने के बाद तो कमाल है और भी। फ्रॉइड साहब क्या बोलते हैं? फ्रॉइड कहते हैं कि मैन इज द फादर ऑफ बॉय, सॉरी बॉय इज द फादर ऑफ मैन। क्या बोलते हैं फ्रॉइड? ये फ्रॉइड के तीनों स्टेटमेंट आ चुके हैं परीक्षा में। बॉय इज द फादर ऑफ मैन एंड गर्ल इज द मदर ऑफ वुमेन। एक लड़का कहते हैं ना कि वो भविष्य में कैसा बनेगा अभी से पता लग जाता है, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्शन करना संभव है। दूसरा, फ्रॉइड का एक स्टेटमेंट तो बहुत बार परीक्षा में आ गया कि एक मनुष्य को जो भी बनना है वो शुरू के 4-5 साल में बन जाता है। पढ़ा आपने ये? लिखो फ्रॉइड स्टेटमेंट, लिखो यहां पे फ्रॉइड साहब का। एक मनुष्य को जो भी बनना है, एक मनुष्य को जो भी बनना है वो आरंभिक 4-5 वर्ष, कभी 5-6 भी आता है चलेगा, वो आरंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। आरंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। साथ में वो दोनों बातें भी याद रखेंगे आप, बार बार आएंगी, वो आगे भी आएंगी। बॉय इज द फादर ऑफ मैन एंड गर्ल इज द मदर ऑफ वुमेन। तो एक मनुष्य को जो भी बनना है वो आरंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने बोला? फ्रॉइड ने बोला। एक विद्वान है स्ट्रेंग, नाम सुना आपने? स्ट्रेंग कहते हैं कि जीवन के पहले 2 वर्ष भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन के पहले 2 वर्ष भावी जीवन की आधारशिला है। एडलर क्या बोलते हैं पता है आपको? ये सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं, मैं लिखवाऊंगा आपको, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे लिखवाऊंगा। एडलर कहते हैं कि जन्म लेते ही तय हो जाता है कि भावी जीवन में इसका क्या स्थान है। और गुड एनफ के स्टेटमेंट से तो मेरे ख्याल से आप सब वाकिफ होंगे। गुड एनफ एक महिला है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो सबसे पहले अपने यहाँ पे 3rd ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें आया था, उसके बाद कई बार आया, कि एक बालक का जितना भी मानसिक विकास होना है उसका आधा, इवन बाद में ऐसा भी आया था, कब तक, जितना भी मानसिक विकास होना है उसका आधा, बोलिए कितने वर्ष तक हो जाता है? 3 वर्ष तक हो जाता है। कितने वर्ष तक हो जाता है? 3 वर्ष तक। इसका मतलब ये तमाम स्टेटमेंट्स बताते हैं कि कौन सा विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है, परवर्ती की आरंभिक? आरंभिक। तो ये बात याद रहेगी आपको सबको। ओके, नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण बात, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेरीज, वेरी करती है। वेरी करती है आपने सुना कई बार? वेरी करती है का मतलब, लिखो इसको, विकास की दर। दर समझते हो ना? दर की बात कर चुके हैं हम, पहले दिन की थी, याद है ना? विकास की दर, वेरीज का मतलब सभी अवस्थाओं में, विकास की दर सभी अवस्थाओं में, समझना इसको, समान, बोलिए होती है कि नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती है। इसको बोलते हैं वेरीज। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज वेरीज। यस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, वेरीज करती है।
विकास की दर सभी अवस्थाओं में समान नहीं होती, अलग अलग होती है। इसका क्या मतलब है, सिंपल बताओ। जब मैं बोलूं प्रशांत तभी बोला करो आप, है ना, ताकि बाकी बच्चों से इंटरेक्शन अच्छा हो। बोलिए, फिर सब फंस जाएंगे तो फिर मैं आपका नाम लूंगा प्रशांत, तब बोलना। और बड़े क्लासेस में पता है क्या, तालियां बजती हैं, हर 5 मिनट में तालियां बजती हैं। कुछ में ऐसा होता था। और जब तालियां बजती हैं तो हम भी फिर कुछ और जोश में आते हैं, फिर हमारे बच्चे भी जोश में आते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन अपने यहाँ गुरुकुल जैसी पढ़ाई चले, शांत एकदम, सब थके थके से अभी सो जाए यहीं पे। और तो गाने भी चलते हैं हमारे। चलिए बताइए, आप बताओ। यस, दोनों में क्या मतलब है इसका, थोड़ा इसको खोल के बताओ। सिंपल, एक तो सभी में एक एक जैसी दर नहीं होती, वो तो एक अलग चीज हुई, है ना। उसके लिए एक टर्म आती है, वो भी परीक्षा में खूब आया है। हम सब अलग अलग तरह से बढ़ते हैं, हम सब की दर अलग अलग होती है। उसको तो बोलते हैं साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसको तो बोलते हैं वैयक्तिक विभिन्नताएं। क्या बोलते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं, क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं है, एक स्पीड से डेवलप नहीं होते, बल्कि अलग अलग स्पीड से होते हैं। मैं बताऊंगा, मैं जो भी बोलता हूं उसको लिखवाऊंगा, जो काम की चीज है ना, आप सुन लें। लेकिन इसका मतलब यह है कि एक ही बालक की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उनमें सब में जो रेट है, स्पीड है, वो सेम नहीं होती, वो कभी ज्यादा कभी कम। इसका मतलब विकास जन्म लेने के बाद की बात करें तो कभी तो तीव्र गति से होता है और कभी मंद गति से होता है। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार टर्म आपने सुनी होगी, फिजिकल ग्रोथ साइकिल, शारीरिक विकास चक्र, के देने वाले हैं टेनर एवं मेरेडिथ। इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिए। नोट, टेनर, इनका नाम है टेनर एवं मेरेडिथ। मेरेडिथ, मेरेडिथ सेम है। टेनर एवं मेरेडिथ ने फिजिकल ग्रोथ साइकिल को हिंदी में बोलेंगे शारीरिक विकास चक्र में विकास के 4 चरण बताए हैं। ये नाम बहुत खास है, टेनर एवं मेरेडिथ। शारीरिक विकास चक्र में विकास के कितने चरण बताए, 4 चरण बताए हैं। हो ना तुम सब यहीं पे। टेनर एवं मेरेडिथ ने शारीरिक विकास चक्र, इसको फिजिकल ग्रोथ साइकिल भी बोलते हैं, इन्होंने जो बात बताई उसको बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ, इंग्लिश में साइकिल। कौन सा साइकिल, फिजिकल ग्रोथ साइकिल या शारीरिक विकास चक्र में कितने चरण बताए। साइड में कहीं जगह में लिख देना फिजिकल, या नहीं लिखो तो चलेगा, सिंपल वर्ड्स हैं। 4 चरण बताए हैं साहब। पहली बात ध्यान रखने वाली, ये 4 चरण किसने बताए, टेनर मेरेडिथ। इनका नाम याद रखना, टेनर मेरेडिथ, मेरेडिथ याद रहेगा। बोलिए क्या नाम है, एवं मेरेडिथ। कितने चरण बताए, 4। इन्होंने जो 4 चरण बताए विकास के, वो किस नाम से जाना जाता है, शारीरिक विकास चक्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल ग्रोथ साइकिल, फिजिकल ग्रोथ साइकिल। और ये 4 चक्र कौन से हैं, इस पे भी सवाल पूछा जा चुका है। तो 4 चक्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला उन्होंने बताया जन्म से 2 वर्ष। 4 में से खास बात है, 2 में तो विकास की दर होगी तीव्र और 2 में होगी मंद। तो जन्म से 2 वर्ष, यहां पे विकास की दर और यहां पे चक्र। सुन रहे हो ना सब लोग, प्रियंका। जन्म से 2 वर्ष, दर बोलिए तेज की धीमा, एक मोटा आकलन से रहना चाहिए सबको, है ना। तीव्र की धीमा, तीव्र तो विकास होगा तीव्र। फिर 2 वर्ष से इन्होंने शब्द काम में लिया प्यूबरिटी। 2 वर्ष से हिंदी में क्या, वय संधि। यस, वय संधि।
धीमा, मंद, धीमा कर दो। फिर वय संधि से बोले कब तक? 16 वर्ष। फिर तीव्र, और 16 वर्ष से, आप सुन रहे हो ना, सब लोग लिख रहे हो ना, 16 वर्ष से मैच्योरिटी तक। ये बहुत बार परीक्षा में आया, पता है, ऑप्शंस में आपको घुमा के पूछ लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको पूछा था वो सवाल। फिर हो जाएगा मंद गति से, यानी जिंदगी के आरंभिक 2 वर्षों में शारीरिक विकास होता है तीव्र, फिर वयसंधि तक होता है धीमा, फिर 16 वर्ष तक वापस हो जाता है तीव्र, और फिर वापस हो जाता है मंद। यहां पे 2 सवाल निकलते हैं। एक तो वयसंधि का समय, ठीक है, और एक वयसंधि से 16 वर्ष तक। तो ऐसा भी आया है परीक्षा में, ध्यान देना। जन्म से 2 वर्ष हम बोलेंगे शैशवावस्था, क्या बोलेंगे? फिर 2 नंबर पे अलग आएगी, ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी सारी चीजें बाकी हैं, ठीक है ना, विभाजन करेंगे। ये आ जाएगी बाल्यावस्था, ये क्या आ जाएगी? और फिर ये आ जाएगी आरंभिक किशोरावस्था, और फिर ये किशोरावस्था पूरी होगी तो ये है उत्तर किशोरावस्था। तो हमेशा ध्यान रखना परीक्षा में, सबसे तेज गति से विकास होता है शैशवावस्था में और आरंभिक किशोरावस्था में, ये ध्यान रखना, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात? और दूसरी बात वयसंधि। तो वयसंधि का मतलब क्या है? वयसंधि को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबरिटी। क्या बोलते हैं? प्यूबरिटी। और प्यूबरिटी का समय भी पूछ लेते हैं। दरअसल प्यूबरिटी का मतलब क्या होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। प्यूबरिटी का मतलब ये होता है, हाँ, एक लक्षण है इसका। दरअसल प्यूबरिटी का मतलब है, देखो 2 चीजें, अगर ऐसा पूछ ले परीक्षा में, ध्यान देना, किशोरावस्था, सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? और ये वयसंधि, प्यूबर्टी। किशोरावस्था के इधर क्या है और उधर क्या है? सिंपल आया हुआ है। किशोरावस्था के उधर बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। और इधर वयस्कावस्था, यानी इधर बाल्यावस्था और इधर वयस्कावस्था, या क्या बोलते हैं उसको, प्रौढ़ावस्था। यस, प्रौढ़ावस्था बोल सकते हैं। इधर एडल्ट बड़े हो गए सब, परिपक्वता के बाद परिपक्व हो गए, और इधर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, बच्चे हैं। तो वयसंधि के इधर क्या और उधर क्या? यस, वयसंधि के इधर बाल्यावस्था और इधर शाबाश किशोरावस्था। यह बात आपको समझनी थी। बात समझ आ रही है? बहुत आसान लग रहा है? परीक्षा में आया था तो बहुत कम बच्चे कर गए थे। यानी वयसंधि वो ब्रिज है, वो पुल है, जिसके एक तरफ बाल्यावस्था है तो दूसरी तरफ किशोरावस्था है। इसका मतलब प्यूबरिटी और वयसंधि किशोरावस्था में पदार्पण है, लेकिन किशोरावस्था वो ब्रिज है जिसके एक तरफ बाल्यावस्था और दूसरी तरफ वयस्क अवस्था है, युवावस्था है। बात समझ में आ रही है? प्यूबरिटी एक्चुअली गर्ल्स में आती है 10 से 12 वर्ष में। ऐसा प्रश्न भी आया परीक्षा में कि साहब लड़के और लड़कियों में प्यूबरिटी पहले किस में आती है? बोलिए। लड़की की लड़का गर्ल्स में आती है। हालांकि हाइट वेट वाला एक खेल है। जन्म के समय आपको पता है हाइट और वेट किसकी ज्यादा होती है? जन्म के समय हाइट और वेट दोनों में लड़का ज्यादा होता है। फिर ये वाला वो समय है कि यहां लड़की लड़कों से आगे हो जाती है ऑन एन एवरेज हाइट और वेट में, और 16 वर्ष के बाद लड़के वापस हाइट और वेट में लड़कियों से आगे हो जाते हैं। ऐसा भी है। तो ध्यान रखेंगे, 10 से 12 वर्ष लड़कियों में और 11 से 13 वर्ष लड़कों में। ये मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा वापस जब अपन स्टेजेस पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है यहां पे खास बात? 2 चीजें। वयसंधि की परिभाषा में कहा गया है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मूल यौन गुण और गौण यौन गुण जब उत्पन्न होते हैं उस समय को बोलते हैं वयसंधि। उस समय को क्या बोलते हैं? वयसंधि। उस समय को बोलते हैं प्यूबरिटी। गौण यौन गुणों में अभी प्रशांत बता रहा था, वहां से आना, लड़कों की आवाज इतनी सुरीली हो जाना,
ठीक है, और मूल यौन गुण यौनांगों में मेच्योरिटी आ जाना। तो ये वाली बात याद रहेगी आपको। टेनर मेरेडिथ का बहुत शानदार है कि फिजिकल साइकिल ग्रोथ की, जिसमें जन्म से 2 वर्ष तीव्र होगा, फिर 2 वर्ष से वयसंधि, मोटे तौर पे हम उसको ये भी कह सकते हैं 0 से 2, 2 से 12, 12 से 16 और 16 से परिपक्वता, मोटे तौर पे। दूसरी बात, ये जो 16 वर्ष से परिपक्वता है, इसको हम अर्ली एडोलसेंस भी बोल सकते हैं, इसको हम आरंभिक किशोरावस्था भी बोल सकते हैं। तो परीक्षा में आपको विकास की दर सर्वाधिक कब होती है, इसके लिए अलग अलग घुमा घुमा के ऑप्शन देगा, लेकिन अगर आपको ये क्लियर है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, वापस भी ये चीजें आएंगी। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके। आज की पहली बात क्या थी, ध्यान है आपको? हाँ, ओके। पहली बात थी विकास जन्म से नहीं बल्कि उससे पहले से शुरू हो जाता है साहब। और उसकी हमने कितनी स्टेज देखी? 3 स्टेज। कौन कौन सी? इंग्लिश में बोलो। पहली जर्मिनल, दूसरी एम्ब्रियोनिक, तीसरी फिटल, फिटस, एक ही बात है। उसके बाद इन तीनों में महत्वपूर्ण मानते हैं एम्ब्रियोनिक को, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रूणावस्था। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि हमारे मतलब गर्भावस्था में कौन सी अवस्था वो है जिसमें मानव शरीर 3 परतों में बनता है? तो फिर 3 ऑप्शन दे देंगे, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। तो क्या कर देंगे? भ्रूणावस्था। तो शरीर किस में बना, बॉडी किस में बनी? भ्रूणावस्था में। कितनी लेयर में बनता है? 3 लेयर में। तो 3 डर्म याद रखना, पहला डर्म, दूसरा डर्म मिजोडर्म, तीसरा एंडोडर्म, याद रहेगा। उसके बाद दूसरी बात हमने देखी कि साहब क्या थी? यस, कौन सा विकास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? पहले वाला। फिर तीसरी बात हमने कौन सी देखी? यही, विकास की दर हर अवस्था में सेम होती है कि अलग अलग? अलग अलग होती है, वेरीज करती है। और यहां बहुत महत्वपूर्ण फिजिकल साइकिल ग्रोथ किसने दिया? टेनर एवं मेरेडिथ ने। तो टेनर एवं मेरेडिथ ने फिजिकल ग्रोथ में कितने चक्र बताए? 4। 0 से 2 पहला चक्र विकास की दर, बोलिए तीव्र। फिर 2 से लेके कब तक? वयसंधि तक। वयसंधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी तक ये हो जाएगा धीमा, और फिर वहां से लेके कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक वापस क्या हो जाएगा? तीव्र। और फिर परिपक्वता तक क्या हो जाएगा? धीमा। सिंपल। वयसंधि किसके बीच का पुल है? एक तरफ बाल्यावस्था और दूसरी तरफ किशोरावस्था। लेकिन किशोरावस्था किसके बीच का पुल है? बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था, युवावस्था। ओके, नेक्स्ट लिखे। नेक्स्ट इसको पूरा करते हैं अभी, है ना? आज पूरा कर लेंगे, 2 दिन की छुट्टी है, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस मिस हो जाए तो भी। 3 दिन की छुट्टी। चलिए नेक्स्ट, विकास में वैयक्तिक विभिन्नताएं, ये शब्द सुना है? वैयक्तिक विभिन्नताएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हैं आप? हाँ, ये अलग से टॉपिक है, सेकंड ग्रेड रीट में आपके पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे। गाल्टन इसके जनक हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आया था ना? सब कुछ वही आता है यार। मेरी जब ड्यूटी थी तो एक बच्चा उछल पड़ा, मतलब पहले तो उत्कर्ष में देखा अलग, जैसे आपने भी देखा है ना, तो कॉपी वॉपी दे दी उसको सबको। 24 बच्चे थे जो भी थे, एब्सेंट थे, कम ही आए थे। फिर क्या हुआ? इससे पहले वाली परीक्षा की बात है, मास्क लगाए हुए थे तब। हाँ, अभी ये जो कैंसिल हुआ उससे पहले। तो फिर वो मास्क वास्क हटाया तो वो पीछे बैठा था। अब वो मेरे ऑनलाइन, जैसे आप हो ना वैसे मेरा स्टूडेंट था। तो यकीन माने बैठा ही नहीं वो 2 मिनट तक। तो खड़ा है, सर ये नहीं हो सकता सर, आप मेरे इन्विजिलेटर के रूप में आ गए, आई डोंट बिलीव, मुझे बिलीव नहीं होता। तो हमारी भी जिम्मेदारी थी, फिर उसका हमने क्या किया होगा, बेड़ा पार। तो विकास में वैयक्तिक विभिन्नता होता क्या जनरली पता है? चाहे आपके क्लास जैसे सर कोई भी है, उनकी ड्यूटी है, तो उनको तो आपसे बहुत कम आएगा क्योंकि आप इतना पढ़ के जाते हो वहां पे, है ना? एक स्टूडेंट को कितना ज्यादा आएगा क्योंकि उसने पूरी तैयारी की है। लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा कभी नहीं होता। तो उसमें उसको वरदान मिल गया बस। क्या था? विकास में वैयक्तिक विभिन्नताएं, ब्रैकेट में क्या लिखा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, आगे लिखो, महत्वपूर्ण है। अब मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं है, है?
क्या होती है वैयक्तिक विभिन्नता? देखो शब्द भी आपको ध्यान रखना है, वैयक्तिक विभिन्नताएं है ना, कई बार व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिख दे तो भी ठीक है, पर परीक्षा में ऐसे ही शब्द आता है तो ज्यादा बेहतर है। क्या होती है ये? सिंपल सिंपल बताओ, अब बोला करो ऐसे ही। वैयक्तिक विभिन्नताओं का मतलब हम सब का विकास का रास्ता एक जैसा कि अलग अलग। तो मैं वही तो पूछता हूं, मैं वही पूछता हूं। अब फर्स्ट ग्रेड जब पढ़ोगे ना तो आपके एक वो चीज आएगी, डेविड आसुबेल की एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एक इंक्वायरी मॉडल पढ़ेंगे ना हम तो आप जानोगे। उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को वास्तव, या फिर सुकरात की बात आई डोंट टीच, है ना, तो कुछ चैलेंजिंग चीज आप उनको पूछो तो फिर हलचल मचते, उस चीज को नहीं भूलते। तो बात तो ये चल रही थी, पर मैंने आपको ये पूछा है विकास का पैटर्न सबका। तो ये जो एक जैसे हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता के खिलाफ हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता या वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब तो ये होता है कि हम सब अलग अलग। वैयक्तिक विभिन्नता की बात यहां हमने अब तक करी, उसमें एक ही बात आई थी और वो थी स्पीड की। वो क्या थी? स्पीड की। सबकी स्पीड अलग अलग है, इसका कारण क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता है। आप सब यहां जो भी बैठे हैं सब अलग अलग हैं, बोले हैं कि नहीं? कोई लंबा, कोई हाइट कम, कोई गोरा, कोई क्या बोलते हैं उसको लेजी, कोई एक्टिव, है ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बहुत फास्ट, कोई गिफ्टेड, कोई स्लो, ऐसे तो सब अलग अलग हैं। क्यों आप सब अलग अलग क्यों हैं? इसलिए है साहब वही दो फैक्टर जिन्होंने हमें ऐसा बना दिया, एक तो हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट। तो व्यक्तिगत भिन्नता के मूल कारण दो ही माने गए, एक तो आनुवांशिकता और दूसरा हम लोग अलग अलग इसलिए हैं कि अलग अलग माता पिता की संतान है। हम लोग अलग अलग इसलिए भी हैं कि अलग अलग एनवायरमेंट में पले बढ़े हैं। हरलोक का नाम लिखिए, हरलोक, ये भी फीमेल है, ये भी एक बात कहती है। हरलोक क्या बोलती है? क्या बोलती है हरलोक? कहती है कोई भी दो बालक, अब इस पे बहुत से प्रश्न बनते हैं। कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते। कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते। कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते। कोई भी बालक, दो बालक, माफ करें, दो बालक एक समान नहीं हो सकते। प्रसिद्ध कथन है शॉर्ट में हरलोक का, हरलोक साहिबा का। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, अब सवाल उठता है जो हम बात कर रहे थे, क्या विकास के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? बोलिए। तो इसके लिए भी अलग अलग शब्द आते हैं। लिखो अगली विशेषता, विकास। लेकिन जो बात जहां पे बच्चे उलझे थे वो भी आपको बताऊंगा। विकास पूर्वानुमेय है, ऐसा परीक्षा में आ चुका है, या विकास की भविष्यवाणी संभव है। पूर्वानुमेय का मतलब क्या है? भविष्यवाणी संभव है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। विकास की भविष्यवाणी संभव है या विकास पूर्वानुमेय है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, ये जाने कितनी बार परीक्षा में ऑप्शंस में आया है। तो जहां भी आपको ऐसा दिखे आप बोल देना साहब यस। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात लिखो, इसको फिर बताता हूं। लिख लिया सबने? ओके। तो अगर ऐसा मिले कि साहब विकास की भविष्यवाणी संभव है परीक्षा में, तो बोलिए सही मानोगे कि गलत? सही मानेंगे। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, सही माने? तुम जा रहे हो? सही मानोगे कि गलत? सही। लेकिन अगर ऐसा आ जाए निर्मा कि विकास, सॉरी गरिमा भूल गया मैं, गरिमा, अब सुन लो, तो कोई निर्मा भी आ जाएगी कभी। अगर ऐसा आ जाए परीक्षा में कि विकास, आप मुझे बताएंगे क्या विकास का मेजरमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट का? क्या विकास का मापन संभव है? यस और नो? नहीं। तो विकास का क्या होता है? असेसमेंट होता है।
इसलिए इसलिए अगर ऐसा आ जाए आया है कि विकास का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है तो हम उस ऑप्शन को गलत मानेंगे। उस ऑप्शन को क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। लेकिन ऐसा आ जाए कि विकास पूर्वानुमेय है तो उसको हम सही मानेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? विकास का सटीक अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि विकास का मापन संभव नहीं, बल्कि विकास का तो असेसमेंट ही हो सकता है, विकास का तो आकलन हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था शायद कि एक बच्चा हाई आईक्यू वाला है ना, तो हम उसको देख के कह सकते हैं कि यार ये कोई उच्च बौद्धिक उपलब्धि हासिल करेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आईएएस बनेगा। हो सकता है वो कुछ और बन जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात भी परीक्षा में बहुत आई है और ये बात भी बहुत आई है। लिखो आप इसको भी, विकास के बारे में, विकास के बारे में सटीक अनुमान। देखो सटीक शब्द जुड़ते ही खेल बदल जाता है परीक्षाओं में। विकास के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगा सकते। इस सेगमेंट को पूरा करूंगा मैं, फिर रह जाएगा बीच में, ठीक है ना, जो चल रहा है। विकास के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि इसका मापन, मेजरमेंट, इसका मापन नहीं बल्कि इसका मापन नहीं बल्कि आकलन संभव है, असेसमेंट संभव है। ये दोनों बातें अपनी जगह खास महत्वपूर्ण। विकास के बारे में सटीक अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि इसका मापन नहीं बल्कि आकलन किया जाता है, इसलिए सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन विकास का अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि विकास पूर्वानुमेय है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है। बात समझ में आई सबको बच्चों? गरिमा ओके, नाराज होगी वो, निर्मा नहीं हूं मैं। एक और बात, बस दो तीन बात और छोटी सी कर लेना अपन सब, ओके। और वो है, आपको पता है ये तो बहुत सिंपल बात है, विकास रुक रुक के होता है कि कंटिन्यूअस? आपको पता है हम जब एक बार पियाजे पढ़ा रहे थे तो सीटेट में एक प्रश्न आया था कि पियाजे के अनुसार विकास सतत होता है कि असतत, डिस्क्रीट। आप जो पढ़ रहे हो ना वो सब हमारी बातें हैं, इसलिए आप तक पहुंची हैं वो। पहले उसका ग्राफ भी पता है आपको वाला, ओके। तो आप सुन रहे हो ना, विकास के बारे में कोई पूछ ले कि विकास अनवरत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, तो आप क्या बोलेंगे, राइट या रॉन्ग? बोलो। सतत और अनवरत है, लगातार होता है, सही की गलत? सही, सही है ना। लिखो विकास। आप बोलेंगे साहब ये छोटी सी बात क्यों लिखवा रहे हो? हमारी हर बात के पीछे कोई बात होती है। विकास सतत, कंटिन्यूअस, विकास सतत एवं सार्वभौमिक होता है। विकास सतत एवं सार्वभौमिक होता है। विकास कॉन्टिन्यूअस है, एंड यूनिवर्सल शब्द याद रखना, प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिवर्सल प्रोसेस है। विकास सतत भी है और सार्वभौमिक भी है। तो सतत का मतलब तो जीवन भर चलता है, इसलिए सतत है। सार्वभौमिक में पूछूंगा, पहले तो बताओ, आपने लिखा विकास सतत और साथ में क्या दूसरा शब्द सार्वभौमिक होता है। इंग्लिश में सतत को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग मैटर नहीं करती साइकोलॉजी में। और सार्वभौमिक को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। VER होता है क्या? सही, चलो कर लेना, यूनिवर्सल VE ना, ओके यूनिवर्सल। पर इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब मेरे को आप बताएं
कि आखिर इसका यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, विकास सार्वभौमिक होता है, इसके क्या मायने, इसका क्या मतलब है। यस यस, यूनिवर्स में सभी जगह होता है, ये नहीं कि साहब इंडिया में तो अलग हुआ कि यूएस में अलग हुआ, है ना, सब जगह एक जैसा ही होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, सबका एक जैसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक आध बात लिखो, अगली बात। और अगली बात, आपने हैविंग हस्ट का नाम सुना है? हैविंग हस्ट, परीक्षा में प्रश्न आता है, हैविंग हस्ट। उन्होंने कमाल की चीज दी थी, क्या दी थी, लिखो। गरिमा ने एक दिन हमसे एक बात पूछी थी पहले दिन, हमने कहा ये तो बहुत छोटी बात है, आएगी आगे, वो भी इसी में। जब हमने शुरू किया था तो बोला था ना कि सर ये होता है, याद है क्या पूछा था साहब? इनको एक ही बात पसंद आई होगी शायद, वो परीक्षा में आई हुई थी हालांकि। इन्होंने बोला साहब विकास के खतरे भी तो होते हैं, याद है? तो खतरे होते हैं, लिखो। विकास की प्रत्येक अवस्था, विकास की प्रत्येक अवस्था से संबंधित, विकास की प्रत्येक अवस्था से संबंधित कुछ, एक शब्द आएगा सामाजिक प्रत्याशाएं। विकास की प्रत्येक अवस्था से संबंधित कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं एवं खतरे होते हैं। दो प्रश्नों के रूप में आ चुकी हैं ये बातें। सामाजिक प्रत्याशाओं को इंग्लिश में बोलते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस, और खतरों को बोलते हैं हजार्ड्स। यानी डेवलपमेंट में ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सोशल एक्सपेक्टेशंस और एक हजार्ड्स। विकास में हर अवस्था के बारे में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं भी होती हैं और साथ में खतरे भी होते हैं, खतरे भी होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था से संबंधित कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं एवं खतरे होते हैं। लिखा सबने? बताओ, पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा? विकास की प्रत्येक अवस्था से संबंधित कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं एवं खतरे होते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल एक्सपेक्टेशंस, आशा प्रत्याशा को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, और हजार्ड्स बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, खतरे तो सिंपल बात, खतरे तो होते ही हैं, कहीं भी भटक सकते हैं, है ना। किशोरावस्था में स्पेशली बहुत डर रहता है, बाल्यावस्था में बहुत डर रहते हैं, शेषावस्था के भी खतरे होते हैं। शेषावस्था में यह खतरा रहता है कि अकेला बच्चा, चोट लग जाएगी उसको, है ना, कितना संभालते हैं, डिपेंडेंट होता है, आश्रितता। ओके, वैसे ही एक शब्द आता है, एक टर्म आता है सामाजिक प्रत्याशाएं। ये दिया था हैविंग हस्ट ने। किसने दिया था? हैविंग हस्ट ने। किसने दिया था? हैविंग हस्ट ने। आपको पता है कई बार हम बच्चों के साथ बात करते हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये तुमसे 10 सवाल पूछेंगे, तुमको नहीं आएगा। ये सारे फर्स्ट ग्रेड के वो बच्चे हैं। क्या सब्जेक्ट है? ऐसे आ रहा है जैसे स्कूल की क्लास में आया। बेटा फर्स्ट ग्रेड की क्लास है, इसको देख लेना, टाइम बदल जाएगा, बताएगा नहीं। आमिर जी ने बताया नहीं तुमको? बताया था? अभी बोलता हूं उनको। इसका आना हमको नागवार गुजरा है ना, ऐसे आ रहा बच्चों की क्लास। ये तो सेकंड ग्रेड के हैं। ओके, सुनो, तो हम सबके साथ ऐसा हुआ है ना, छोटा बच्चा चाइल्डहुड में, आप उस स्टेज में कभी थे तो आपने कुछ ऐसा किया तो सबने बोला अभी तू छोटी बच्ची है, बड़ी नहीं हुई, अभी तुम छोटे हो, बड़े नहीं हो। और कई बार ऐसा कहते हैं सब घर वाले, इतने बड़े भी नहीं हो, अभी तो बच्चे हो, बोलते ना। इसका मतलब हमारी सोसाइटी हर बिंदु पर हमसे कोई न कोई प्रत्याशा करती है। इस प्रत्याशा को बोलते हैं सामाजिक प्रत्याशाएं, और ये फर्स्ट ग्रेड से लेकर C-TET तक हर जगह आया है। इसके लिए हर अवस्था के बारे में एक सूची बनाइए, एक टेबल बनाइए जिन्होंने, उनका नाम है हैविंग हस्ट। क्या नाम है उनका? हैविंग हस्ट। तो नोट करके लिखो,
नोट हैविंग हस्ट हैविंग हस्ट ने विकास की प्रत्येक अवस्था, हैविंग हस्ट ने विकास की प्रत्येक अवस्था से संबंधित, हैविंग हस्ट ने विकास की प्रत्येक अवस्था से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं पर आधारित, सामाजिक प्रत्याशाओं पर आधारित एक सूची का निर्माण किया है। हैविंग हस्ट ने विकास की अवस्थाओं से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं पर आधारित क्या बनाई? यस, एक सूची का निर्माण किया है। आप में से कोई बता सकता है वो क्या कहलाती? उसको क्या बोलते हैं? याद करो आप, उत्कर्ष। उसको बोलते हैं, कभी सुना हो विकासात्मक पाठ, डेवलपमेंटल टास्क? यह है परीक्षा में। ओके, सामाजिक प्रत्याशाओं की एक सूची बनाई है जो विकासात्मक पाठ, अंडरलाइन करना उनको, राउंड या अंडरलाइन जो भी आपका स्टाइल है, विकासात्मक पाठ ब्रैकेट में डेवलपमेंटल टास्क के नाम से प्रसिद्ध है। इसको विकासात्मक पाठ भी बोलते हैं, विकासात्मक कार्य भी बोलते हैं, पर विकासात्मक पाठ हिंदी में ज्यादा कॉमन है, इंग्लिश में डेवलपमेंटल टास्क ज्यादा कॉमन है। तो डेवलपमेंटल टास्क देने वाले हैविंग हस्ट, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट भी दिया है। आधारहीन चेतना कभी पढ़ा आपने? वो इनका ही है, पेक और हैविंग हस्ट। पूरे राजस्थान में सिर्फ हमारी बुक में था। वापस बोल रहा हूं, कहां तक बोला? जो विकासात्मक पाठ या ब्रैकेट में डेवलपमेंटल टास्क के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध है, मशहूर है। के नाम से प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ध्यान रखना है यहां पे? एक तो सामाजिक प्रत्याशा शब्द ऐसा पूछ ले, परीक्षा में पूछा गया है कि सामाजिक प्रत्याशा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? यस, हैविंग हस्ट ने। विकासात्मक पाठ किसने दिया? हैविंग हस्ट ने। डेवलपमेंटल टास्क का कॉन्सेप्ट किसका? हैविंग हस्ट का। क्या है विकासात्मक पाठ? यह भी पूछा है। विकासात्मक पाठ क्या है? तो यस, विकास की हर अवस्था के बारे में सामाजिक प्रत्याशाओं की सूची। किसकी सूची? सामाजिक प्रत्याशाओं की सूची। और एक बात और, इतनी गहराई तक सवाल आया है कि बाल्यावस्था में हमसे समाज क्या अपेक्षा करता है, गरिमा, और किशोरावस्था में क्या अपेक्षा करता है, उसकी इन्होंने जो सूची बनाई है उसमें दोनों में एक चीज परीक्षा में पूछी गई। दरअसल दो शब्द मैंने आपको बताए थे, शायद याद होगा, सेक्स और जेंडर। याद है ना? सेक्स कौन बनाता है? आप लड़की हो कि लड़के हो, किसने बनाया? भगवान बनाता है। सेक्स कौन बनाता है? गॉड। पर जेंडर समाज। लड़की हो तो रोती है, लड़का रोता नहीं है, ये किसने बनाया? समाज ने बनाया। तो इन्होंने जो प्रत्याशाओं की सूची बताई है, तो पहले बोलिए सेक्स हुआ कि जेंडर? ऐसे कॉमन सेंस से बताएं आप मेरे को। सेक्स हुआ कि जेंडर? सेक्स हुआ, ये कॉमन है ना? तो इन्होंने बाल्यावस्था में बोला है उचित। अब हिंदी में एक लफड़ा है। हिंदी में सेक्स को क्या बोलते हैं? लिंग। और जेंडर को भी लिंग। दोनों को हिंदी में लिंग ही बोलेंगे ना? वास्तव में हिंदी में सेक्स को लिंग नहीं बोल के यौन बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो अच्छी परीक्षा जो होती है उसमें ऐसा आता है, तो उसमें आया था। तो पहले ऐसा आया था कि बालकों को उचित यौन भूमिकाएं ग्रहण करना या उचित जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करना। उचित यौन भूमिकाएं ग्रहण करना, माफ करें, उचित क्या बोलेंगे उसको, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करना। दोनों में फर्क हुआ। इंग्लिश में उचित सेक्स
भूमिकाएं ग्रहण करना और उचित जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करना। एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था। तो बोलिए बाल्यावस्था में जेंडर भूमिका आएगी कि सेक्स भूमिका? सेक्स भूमिका। फर्स्ट ग्रेड में आया सवाल है। तो पहले सेक्स, बाद में जेंडर। तो इनकी दो सूचियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, बाल्यावस्था वाली और किशोरावस्था वाली। उसमें से एक ही बात आज तक परीक्षा में आई है जो मैंने आपको बता दी। वैसे हमारी बुक में आपको पूरी सूची भी मिलेगी, तो पूरी सूची आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हैविंग हस्ट याद रहेगा। ओके, आखिरी बात, लेट तो नहीं हो रहे? मैं बोर्ड पे कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप भी लिखें ऐसे कैसे। पहला शब्द मैं लिखा वृद्धि, इंग्लिश में भी लिखना है ग्रोथ। दूसरा शब्द मैंने लिखा क्षति, इंग्लिश में लिखना है लॉस या डेफिसिट। एक शब्द मैंने लिखा अग्रगामी, इंग्लिश में लिखना है सबको फॉरवर्डिंग। एक शब्द मैंने लिखा पश्चगामी, इन पे भर भर के आए हैं, बैकवर्डिंग। एक शब्द आप सब जानते हैं लीनियर, बोले लीनियर को हिंदी में क्या बोलेंगे? शाबाश, रेखीय, इंग्लिश में लीनियर। मुझे नहीं पता ये किसका फेवरेट है, पर किसी ने क्लास में बोला था, आप ही ने बोला था शायद, सर्पिलाकार, वर्तुलाकार, आप ही ने बोला ना? कंवर ने बोला था, कंवर। यस, स्पाइरल, शाबाश, स्पाइरल। बहुत प्रश्न आए, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द है। इंग्लिश वाला भी लिखना। पहला है वृद्धि ग्रोथ, दूसरा क्षति डेफिसिट, लॉस, लॉस भी बोल सकता है, अग्रगामी फॉरवर्डिंग, पश्चगामी बैकवर्डिंग, रेखीय लीनियर, सर्पिलाकार या वर्तुलाकार स्पाइरल। अब ध्यान दें, केवल टिक मार्क करना है, कौन सा विकास में है कौन सा नहीं है, सिंपल। देख रहे हो बोर्ड पे लिखा सबने? थोड़ा जल्दी, गरिमा जल्दी करो। आज आपकी हैंडराइटिंग देखेंगे प्रियंका, पीडीएफ के लिए। कोई क्लास मिस नहीं करी आपने? ओके, बोर्ड पे आ जाओ सब लोग। सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा? वृद्धि, इंग्लिश में ग्रोथ, दूसरा क्षति, इंग्लिश में डेफिसिट, अग्रगामी इंग्लिश में फॉरवर्डिंग, पश्चगामी इंग्लिश में बैकवर्डिंग, रेखीय लीनियर, सर्पिलाकार स्पाइरल। आपसे कोई पूछ ले क्या विकास में वृद्धि शामिल है या क्षति शामिल है या दोनों शामिल है? बोलिए। यस, विकास में वृद्धि भी शामिल है और क्षति भी शामिल है। वृद्धि कैसे शामिल है? तो वृद्धि तो शारीरिक विकास की परिभाषा में हमने देखा कि सेल्स में, कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है। किसने बोला था? फ्रैंक साहब ने बोला था। किसने बोला था? फ्रैंक ने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि ये कहना चाह रहा है कि कुछ बढ़ता है वो विकास है। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है? कुछ घटता है, क्या वो भी विकास है? कुछ जा रहा है फिर भी विकास हो रहा है, कैसे? सो मेनी एग्जांपल्स। यस, वेट लॉस, मैं अक्सर वो एग्जांपल लेता हूं। एक 12-13 साल की लड़की है, आप उसको देखते हो एकदम से गोल मटोल है, बहुत मोटी है, आपकी छोटी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आप उसको बोलते हो तो अपने आप को सुधार, जिम ज्वाइन कर, रस्सी कूद, स्विमिंग कर, कुछ भी कर, होम कोर्स कर। वो आपकी बात को मानती है, सुनती है, बहुत मेहनत करती है। और जब वो 16-17 साल की हुई तो आपने उसको देखा तो एकदम शेप में है। आप क्या बोलेंगे? विकास नहीं हुआ कि हुआ? हुआ है। वो बोलेगी मेरा तो 10 किलो वेट गया है, आई हैव लॉस्ट। यानी कुछ गया फिर भी विकास हुआ। बचपन की बेवकूफियां और नादानियां मैच्योरिटी आते आते छूट जाती हैं, चली जाती हैं। इसका मतलब कुछ जाता है फिर भी विकास होता है। हर लोग ने तो बोला ही है, पुराने चिन्हों का लोप, यानी कुछ जाता है तो भी विकास होता है। इसलिए याद रखना, विकास में वृद्धि भी शामिल है और क्षति भी। ओके, क्या विकास फॉरवर्डिंग होता है, अग्रगामी होता है, आगे जाता है? यस। क्या विकास पीछे भी आता है, पश्चगामी बैकवर्डिंग भी होता है? यस। आपको याद है? नहीं, बहुत बार परीक्षा में है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कभी आए थे वापस? एक बार किशोरावस्था में पहुंच गए तो क्या वापस बाल्यावस्था आती है? नहीं।
लेकिन महत्वपूर्ण बात, परीक्षा में शब्द बदलते हैं, और जब शब्द बदलते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट धरा रह जाता है। इसलिए दोनों चीजों पे मास्टरी होनी जरूरी है। पश्चगामी का मतलब पीछे की ओर लौटना, विकास पीछे की ओर कभी नहीं लौटता, लेकिन इसके स्थान पे बहुत बार शब्द आता है उत्क्रमणीय। कौन सा शब्द आता है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। बहुत बार शब्द आता है व्युत्क्रमणीय, तो व्युत्क्रमणीय भी क्या होता है? रिवर्सिबल। तो याद रखना, परीक्षा में अगर आपको यह बोल दें, एक ऑप्शन में मिलेगा विकास उत्क्रमणशील या उत्क्रमणीय होता है, तो मासूम सा बच्चा जो लेट आता है वो कर देगा ओके सही है, जबकि वास्तव में उत्क्रमणशील सही कि गलत? बोलिए, गलत है, क्योंकि उत्क्रमणशील का मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब क्या है? बैकवर्डिंग है। रिवर्सिबल क्या है? बैकवर्डिंग। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, ऐसा आया है विकास अनुत्क्रमणीय है, यस, इरिवर्सिबल है, तो फिर क्या करेंगे? राइट है। इसी तरह से लीनियर क्या होता है? बोलो। जो एक सीधी रेखा में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्या विकास ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके दो रीजन है। जो एक सीधी रेखा में जाता है बहुत तीव्र होता है, और विकास का तो, विकास की एक विशेषता है कि विकास सने, मैं वापस आऊंगा उस पर, शने सने होता है, धीरे धीरे होता है। दूसरी बात, जो स्पीडली एक सीधी रेखा में जाए वो कभी भी मजबूत नहीं होता है ना, वो तो स्ट्रेंथन, वीकनेस लिए होता है, स्ट्रेंथन नहीं होती उसमें। विकास तो ऐसे नहीं जाता, बल्कि इस तरह से मजबूती से आगे बढ़ता है, और ये है स्पाइरल। ये क्या है? स्पाइरल। तो स्पाइरल होता है और लीनियर नहीं होता। अब ये पांचों पे बहुत प्रश्न आए इन पे, तो आपने लिखा है ऐसे कैसे, तो ऐसा टिक कर लें, वृद्धि को ओके कर दें, अग्रगामी को ओके कर दें, रेखीय को क्रॉस कर दें, लीनियर को, स्पाइरल को ओके कर दें, यहां पे पश्चगामी को क्रॉस कर दें, साथ में ब्रैकेट में आप ये शब्द जरूर लिख लें, यहां पे उत्क्रमणीय, या आगे पीछे कई जगह वहां लिख दो उत्क्रमणीय, सही है, ठीक है ना, उत्क्रमणीय। इंग्लिश में रिवर्सिबल भी लिखना है, तो रिवर्सिबल सही नहीं है, सॉरी, रिवर्सिबल क्या है? गलत है, रिवर्सिबल तो नहीं होता। तो क्या क्या होता है? वृद्धि होती है, क्षति होती है, फॉरवर्डिंग, बैकवर्डिंग, रिवर्सिबल, लीनियर, स्पाइरल। सबको क्लियर है? एक बात और है छोटी सी, 2 मिनट की, सुन रहे हो? बोलिए, विकास में ग्रोथ शामिल है या डेफिसिट, या दोनों? आपको कोई पूछ ले विकास में वृद्धि शामिल है कि क्षति, तो क्या बोलोगे? दोनों। विकास अग्रगामी होता है कि पश्चगामी? विकास फॉरवर्डिंग है कि बैकवर्डिंग? विकास रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। विकास उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय। विकास रेखीय है कि सर्पिलाकार? विकास लीनियर है कि स्पाइरल? और आखिरी बात लिखो, जब तक हम इन मैडम का स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तब तक यह सेगमेंट पूरा नहीं होगा। हरलोक, बहुत कमाल की बात बोली इन्होंने। तो हरलोक क्या बोलती हैं, लिखें। विकास, स्टेटमेंट है इनका, विकास प्रगतिशील, और ये जाने कितनी बार आया परीक्षाओं में, ना केवल स्टेटमेंट के रूप में आया है बल्कि इसमें जो शब्द हैं उनके अर्थ भी पूछे हैं। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों, विकास सबको लिखना है, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, चेन है। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जो 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध प्रतिमान का अनुसरण करती है, या सुसंबद्ध प्रतिमान पर आधारित है। बात एक ही, हरलोक, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है, प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है जो नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध प्रतिमान पर आधारित है। सुसंबद्ध प्रतिमान पर आधारित लिखा सबने? ओके। ये जो सवाल था, ये बात, ये स्टेटमेंट जो था, उसके अंदर क्या है ये पूछा गया परीक्षाओं में और पूछा जाएगा।
जल्दी से बताएं किसका स्टेटमेंट? हरलोक फीमेल है जिन्होंने बहुत काम किया बाल विकास पे। क्या बोलती हैं वो? बोलिए। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है जो किस पर आधारित है? कौन से प्रतिमान पर? नियमित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध, ये तीनों शब्द है, इनका मतलब पूछा गया है। एक तो प्रगतिशील परिवर्तन, बोलिए। विकास एक श्रृंखला है कौन से परिवर्तनों की? यस, प्रगतिशील परिवर्तनों को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस। सुन लें, प्रगतिशील परिवर्तनों को क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव चेंजेस। दूसरा, इन्होंने जो शब्द दिए हैं उनमें एक शब्द है नियमित, सिंपल, रेगुलर। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डरली। क्रमबद्ध को क्या बोलेंगे? ऑर्डरली। और सुसंबद्ध के लिए शब्द है बहुत ही खूबसूरत, मतलब अच्छा, शानदार, कोहिरेंट। क्या शब्द है? कोहिरेंट। प्रोग्रेसिव चेंजेस कौन से होते हैं बताओ? यानी विकास में हर लोग क्या बोलती है? परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? होते हैं। पर ये परिवर्तन कैसे होने चाहिए? प्रगतिशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इसका मतलब इंग्लिश में कैसे चेंजेस होने चाहिए हर लोग के अनुसार विकास में? प्रोग्रेसिव चेंजेस होने चाहिए, नॉट ओनली चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस। क्या मतलब होता है प्रोग्रेसिव चेंजेस का? बोलिए, क्या मतलब होता है प्रगतिशील परिवर्तनों का? नियमित, तो नियमित तो अलग से क्यों देते फिर? बोलिए। यस, कमर, उन्नति, उन्नति बोला। यस, कहते हैं ना प्रगतिशील विधियां, आजकल प्रोग्रेसिव मेथड्स यूज करते हैं बच्चों के लिए। प्रगतिशील का मतलब है ऐसे परिवर्तन जो बेहतरी के लिए होते हो। किसके लिए होते हो? बेहतरी के लिए होते हो, उसको अच्छा बनाने के लिए होते हो। जैसे हमने आपको बोला था, वेट का बढ़ना ग्रोथ है कि नहीं है? लेकिन 30 साल के बाद वेट का बढ़ना क्या ग्रोथ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेहतरी के लिए नहीं है, वो तो खराब है। जो खराब है दैट इज नॉट प्रोग्रेसिव। तो परिवर्तन कैसे होने चाहिए? जो बेहतरी के लिए होते हैं, प्रोग्रेसिव, उनको बोलते हैं। ऑर्डरली, याद है आपको? ऑर्डरली उसको बोला, क्रमबद्ध को। तो विकास ऑर्डरली है तभी तो भविष्यवाणी हो सकती है। ऑर्डरली के लिए याद है कौन सी बात? सीढ़ी दर सीढ़ी, हायरार्की, पदानुक्रमिक। तो विकास पदानुक्रमिक है। इसका मतलब एक स्टेप आपने अचीव कर लिया, चेस्ट कंट्रोल हो गया तो करवट बदलेगा ही बदलेगा, और करवट बदल ली तो बैठेगा ही बैठेगा, और बैठ गया तो घुटनों पे आएगा ही आएगा। इसका मतलब विकास के सोपान निश्चित है, एक के बाद दूसरा आता ही आता है। इसको बोलते हैं ऑर्डरली। और कोहिरेंट, ये बहुत प्यारा सा शब्द है। सुसंबद्ध, ऐसा है परीक्षा में, विकास सुसंबद्ध प्रतिमान पर आधारित है। क्या अर्थ है इसका? क्या, कौन? यस, सही बोला आपने। विकास सुसंबद्ध है। क्या है? सुसंबद्ध। इसका मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। पर एक दूसरे से कौन? आप इनसे जुड़े हो, ये तो फिर विकास के चरण एक दूसरे से जुड़े। चरण, चरण, इसका मतलब श्रेष्ठावस्था और बाल्यावस्था एक दूसरे से जुड़ी है, उसको बोलते हैं सुसंबद्ध। तो फिर बोलो ना, बोलो कुछ भी बताओ। यस, यू, आप बताओ। पूछा गया इसलिए जोर दे रहा हूं इस पर। चलिए सुने, आपने इंट्रा इंटर सुना था? इंटर क्या है? अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक सुना है ना? तो अंतर्वैयक्तिक तो मेरी आपसे तुलना है, आपके आपस में तुलना है, और अंतःवैयक्तिक आपके खुद की अंदर ही अंदर जो चीजें उनकी तुलना है। तो एक कोहिरेंट का मतलब यह है कि हम विकास में जितने डोमेन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी सामाजिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, ये सभी आपस में क्या है? जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं कोहिरेंट। ये चारों शब्द बहुत काम के हैं। आपने परिभाषा लिखी, वहां पे जगह है। प्रगतिशील, या नीचे लिख लें वापस, प्रगतिशील परिवर्तन को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोग्रेसिव चेंजेस। एक ऑर्डरली शब्द, वैसे मैं लिखवा चुका हूं इसको, और एक कोहिरेंट। तीनों ही खास हैं। और आज की आखिरी बात, आपकी और वाकई आखिरी है। ये परिभाषा किसकी? हरलोक की। हरलोक ने एक और परिभाषा दी है, आपने सुनी होगी, कि विकास, आप सुन रहे हैं? विकास परिपक्वता के लक्ष्य की ओर, कौन से लक्ष्य की ओर? परिपक्वता के लक्ष्य की ओर ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रस्फुटित होती हैं। कौन सी नवीन योग्यताएं और विशेषताएं क्या होती हैं? प्रस्फुटित होती हैं, मतलब अंदर से निकलती हैं। तो ये भी हरलोक ने बोला। लेकिन जो बात हरलोक की परीक्षा में सबसे ज्यादा आई है वो आज की आखिरी बात है। और वो क्या है? तो नोट करके लिखो। आप नोट लिख रहे हो ना? नोट,
लिख रहे हो ना? नोट, हरलोक के अनुसार, हरलोक के अनुसार विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, विकास के 4 प्रमुख लक्षण हैं। विशेषताएं, लक्षण एक ही बात होती है, इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो हरलोक ने विकास की 4 विशेषताएं बताई हैं साहब। 1 नंबर, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। 2 नंबर पे अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन, रेशियो। तीसरा, पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप, ओमिशन ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर्स। और चौथी बात, नए चिन्हों का उदय। चिन्ह दोनों तरह से लिख दिए मैंने, हिंदी के बच्चे बैठे हैं यहां पे। अपीयरिंग ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, डिसअपियरिंग, अपीयरिंग। हिंदी वाले, आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन, पुराने चिन्हों का लोप, डिसअपियर हो जाते हैं ओल्ड स्ट्रक्चर, ओमिशन, या फिर नए चिन्हों का उदय, न्यू स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। चार बातें जहां होती है ना, परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, कौन सा हरलोक ने नहीं बताया। 3 तो उठा के इनमें से दे देंगे, एक कोई और दे देंगे मिलता जुलता। जिसको ये पता है उसका राइट आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताओ, हरलोक ने विकास के लक्षण और विशेषताएं बताई हैं 4। पहली कौन सी? किसमें परिवर्तन? आकार में परिवर्तन। दूसरी, अनुपात में परिवर्तन। तीसरी, पुराने चिन्हों का लोप। और चौथी बात, नए चिन्ह। आकार में परिवर्तन समझते हो ना? जब आप छोटे से थे, है ना, तो हर कोई आपको गोद में उछालता। अभी तो कुछ लोगों के लिए जेसीबी बुलानी पड़ेगी। अनुपात में परिवर्तन, इतना भी नहीं है। हमारे एक मैम है, अच्छा वो बताया था मैंने आपको, हाँ, 1,25,000 रुपये सैलरी है, 1,125 किलो वेट है, अभी रिटायर होने वाली है। दिल की बहुत अच्छी है। वो ये कहती है, जब कोई उनको पूछता ना, आप तो लगोगे तो 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख इतनी सैलरी हो जाएगी आपकी। वही कहती है, मेरा जितना वजन है उतनी मेरी सैलरी है। तो अनुपात, साइज बदली कि नहीं बदली? सिंपल बात। अनुपात वाली बात पे अभी प्रश्न आया था, आपको बताया था मैंने 25% वाली। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर और बाकी बॉडी का अनुपात होता है 1:4, 1:4 होता है कि नहीं होता? लेकिन अभी आपके शरीर और सर को नाप ले कोई इंची टेप से, तो बोले कितना? 1:7, 1:7 से 1:10 होता है। इसका मतलब हमारे शरीर के या बहुत सी चीजों के अनुपात बदलेंगे नहीं बदले? पुराने चिन्ह, दूध के दांत चले गए ना, पुराने चिन्ह बदल गए और नए चिन्ह जाने कितने आ गए। तो हरलोक ने बहुत अच्छी बात बोली, विकास के 4 लक्षण हैं। पहला, आकार में परिवर्तन। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन। तीसरा, पुराने चिन्हों का लोप। और चौथा, नए चिन्हों का उदय। इसके बाद हम विकास की अवस्थाओं में जाएंगे, जहां पे हम आपको यात्रा कराएंगे। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कमाल की चीजें होंगी, मिस नहीं करना है। 3 दिन की छुट्टी है, बुधवार को मे बी मॉर्निंग का टाइम हो जाए। आप लोग जल्दी आते हो? सुबह जल्दी आते हो ना? 8 बजे से आते हो। हो सकता है कि बुधवार को लगेगी ना, तो टाइम चेंज हो, है ना, हो सकता है। लेकिन अगर टाइम चेंज भी नहीं रहा तो हो सकता है बुधवार के दिन तो सेम 3 बजे रहे। हाँ, वो तो ऐसा थोड़ी होगा भाई। आप में मैथ्स के बच्चे हैं, हिंदी के बच्चे हैं, तो उनका सब्जेक्ट का साथ में एडजस्ट ही करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा उधर हिंदी की चल रही है, इधर मेरी चल रही है, ऐसा नहीं होगा। चिंता मत करो आप, ना ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। अभी 3 दिन तो आपको वहां पे रिकॉर्डिंग के लिए भी जाना है शायद। मना कर दिया गया? मैं चाह रहा था 3 दिन में आपका एक काम हो जाता। चलो कोई नहीं, है ना। तो अपन करेंगे, बस मिस नहीं करना। और हो सके तो सुनो मेरी बात, हो सके तो 3 दिन में आप कॉन्टेक्ट करना 2 4 5, है ना,
निर्मा आप तो लाई थी, जो जिसको भी लाते हो भाग जाता है। और वो तो खुद ही करेंगे कुछ।